पहले बात करके दोनों को अलग करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाओ, ठीक है। बेटा नया चैप्टर है केमिस्ट्री, आपके सिलेबस में बहुत छोटा लिया हुआ है, उस तरह में उनको क्लियर करने। सबसे पहले बेटा चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या है, करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या है, करंट कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है बच्चों। पहले से चार्ज की बात करें, बच्चों अगर हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की, उससे पहले कुछ टर्म क्लियर होने चाहिए। जैसे हम लोग प्लास्टिक के पेन को साफ रंग से छील रहे हैं, अब इसको क्या करेंगे, फोबिया तब लगाया जाता है जब डर होता है, पेन से डर थोड़ी है उसको, डर होता है चिंता है, इसको मैंने ब्रेक थोड़ा दवाई का में बहुत सारे, लेकिन अभी थोड़ा समझते हैं चीजों को। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ दो तीन चीजें क्लियर कर लेते हैं। उसमें बेटा नेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात, नेचर ऑफ सब्सटेंस, या हम लोग बात करें बेटा नेचर ऑफ एलिमेंट, थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड या सेमीकंडक्टर्स। समझते हैं मेटल्स की बेटा हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था बेटा, मेटल इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। मेटल की जब डेफिनेशन बताई थी बच्चों, तो उसमें बताया था बच्चों फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों ऐसी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाला पॉइंट है, तो वो लोग बेसिक समझ में नहीं, इसलिए आराम से थोड़ा समझ लो बच्चों, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं, कुछ नहीं, जो भी फॉर्मूले हैं वो हमको समझाने हैं, लेकिन हर चीज क्लियर हो इसके लिए मैं आपको पीछे से बैकअप दे रहा हूँ, मतलब हर चीज को क्लियर करके कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है, करंट का मतलब क्या है, चार्ज का क्या मतलब है, तो उसके लिए कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने लिया सब्सटेंस, तो ऐसे सब्सटेंस बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। अब आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो कि हर एलिमेंट के साथ पाया जाता है
और इसमें जो चार्ज की वैल्यू होती है बेटा 1.6 into 10 to the power minus 90 और इसकी यूनिट होती है बेटा कूलॉम। बेटा ऐसा हमारे नेचर में कोई सब्सटेंस नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ना, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जिसमें एटम ना। एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स भी होंगे एटम के अंदर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बेटा कोई भी सब्सटेंस मिलकर बना है, लेकिन बेटा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है तो उसका मूवमेंट होता नहीं। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली लूजली बाउंडेड है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करता है, क्या कर सकते हैं मूव। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेटा ऐसे सब्सटेंस को हम बेटा बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर बेटा वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है जिनके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के अंदर ही बात की जाएगी बच्चों किसकी, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में बात करें बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है पर यूनिट टाइम the flow of charge are known as electricity। मतलब अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो बेटा चार्ज का फ्लो होना ही बेटा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड, पर यूनिट टाइम का मतलब है 1 मिनट में, पर यूनिट टाइम का मतलब है 1 आवर, जो भी आप देखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग यूनिट बनती है। The rate of flow of charge are known as electricity। इलेक्ट्रिक करंट सबसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब टाइम और रेट का मतलब होता है पर यूनिट। सही है, चाहे 1 सेकंड बोलो 1 मिनट बोलो 1 आवर बोलो, तो उसमें बेटा आपको समझना है कि जो बात चल रही है बेटा चार्ज की चल रही है। अब चार्ज क्या है, चार्ज जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है बेटा वो फिक्स होता है। हमारे अर्थ पर बेटा सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इससे छोटा चार्ज हमारे नेचर में पॉसिबल नहीं, यानी 10⁻⁻⁹ से छोटा चार्ज इम्पॉसिबल है। और किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा उस इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज होगा, मल्टीपल होगा बच्चों। यानी कि बच्चों चार्ज का मतलब है Q इक्वल टू mE, यानी कि किसी भी बॉडी में चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा, यानी कि हर बॉडी के अंदर चार्ज फिक्स, जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। बच्चों यानी कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज बोल दिया 3 कूलम, कितना बच्चों 3 कूलम बोल दिया, अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछा जाए बेटा हाउ मेनी, तो Q इक्वल टू होता है mE, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या पूछा है आपसे n, तो n इक्वल टू होगा Q अपॉन T। तो 3 कूलम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर आप देखें तो 3 अपॉन 1/6 into 10⁻⁻⁹, और जैसे 19 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 into 10⁻80/1.6, या डायरेक्ट आप इसको 90 लिखो, पावर हटा दो, डेसिमल हटा दो,
तो 30/60 into 10 to the power कितना हो जाएगा 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी नंबर आएगा बच्चों उसके अंदर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो केवल कैलकुलेशन अभी केवल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सब्सटेंस डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं बच्चों तो उसे बेटा मानेंगे कंडक्टर। अगर बच्चों क्योंकि एलिमेंट से बने होते सारे सब्सटेंस, एलिमेंट बने होते एटम से, और एटम के अंदर होते हैं बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बाउंड है बेटा फ्री नहीं तो बेटा वो बोले जाएंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, और जिनका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा उन्हें बेटा बोलेंगे नॉन मेटल। नो फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन क्या नहीं कर पा रहे, फ्लो नहीं कर पा रहे बेटा, क्योंकि वो बाउंडेड है। इन्हें क्या बोलेंगे नॉन। बात कर रहे हैं मेटेरियल की। तो मेटेरियल की अगर बात चलती है, मेटेरियल डिपेंड करता है कुछ कंडीशन। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन जर्मेनियम में अगर हम बेटा करंट फ्लो करते हैं, मतलब चार्ज फ्लो करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन बाउंड रहते हैं तो वो फ्लो नहीं हो पाता, तो बोला जाएगा नॉन मेटल। लेकिन जैसे ही हम उनको गर्म कर लें, टेम्परेचर बढ़ा दे बच्चों थोड़ा सा, तो जो सेमी कंडक्टर या मैं बोलूं मेटेरियल है उनमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर राइज करोगे हीट बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे बेटा तो क्या होगा, मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे बेटा तो वो नेचर हो जाएगी कंडक्टर, नेचर हो जाएगी मेटल्स की बच्चों। तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो मेटल, नहीं होगा तो नॉन मेटल, और जिनमें दोनों करेक्टर होंगे तो क्या बोला जाएगा मेटल्स। तो चार्ज के बेसिस पर बेटा कंडीशन है सब्सटेंस पी। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, और जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो हमेशा फ्लो ऑफ चार्ज के जस्ट अपोजिट होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। सपोज दैट बेटा एक वायर लिया हमने, ये बेटा वायर है हमारा, और इस वायर का ये बेटा एरिया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया। इस वायर को हमने कौन सा वायर लिया, कंडक्टर लिए। सभी वायर मोस्टली कंडक्टर मेटल से बने हुए हैं, इसी हमने बोले कंडक्टर। इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर का मतलब है नॉन मेटल। इंसुलेटर का मतलब है जिनमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। समझ रहे हैं? बात कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली रहते हैं बेटा सरफेस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा सरफेस। अगर ये बेटा वायर सॉलिड है तो अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, ठीक है। हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं बच्चों। ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है बेटा, मैं इसको मान लेता हूँ ए है, इसको मान लेता हूँ बी है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है बेटा किधर से, बी से ए। तो बेटा करंट की डायरेक्शन होगी ए से बी, ठीक है। करंट के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, करंट इक्वल टू हमने बताया है Q अपॉन T, और Q इक्वल टू हमने बताया बच्चों NE अपॉन T। तो ये बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है। हाँ हाँ हाँ, करंट की डायरेक्शन हमेशा बेटा चलती है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन।
करंट बेटा तब तक फ्लो होता है किसी बॉडी में जब तक उसमें वोल्टेज डिफरेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है वोल्टेज पर। जैसे ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है और इस वायर में बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने अटैच नहीं किया, ना बल्ब ना टीवी कुछ, तो इसमें बेटा जो चार्ज जैसा है वैसा ही रहेगा और इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस नहीं आता। और अगर इस एंड पर वोल्टेज कुछ है, इस एंड पर वोल्टेज कुछ है, करंट फ्लो होता रहेगा। जब आप घर की लाइट स्विच ऑन ऑफ कर देते हो, आपको पता चलता है कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो का पता कब चलता है? किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज करने से। और जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जैसे फैन चालू किया, तो इसके कॉर्नर पर, इसके पॉइंट पर वोल्टेज कम हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ वोल्टेज कम है। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वोल्टेज कम है, वो मूवमेंट करेंगे वायर की तरफ। यहाँ वोल्टेज वायर, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे डिवीजन होता है आई कंसंट्रेशन से लो, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन तुरंत मूवमेंट करेंगे स्विच की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है अपोजिट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसकी जो यूनिट है वो साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने अपने नाम पे दी थी, जिसे बेटा बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल ई। लेकिन डायरेक्शन तो है, लेकिन एक और चीज याद रखना बच्चों, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं। सब जिसकी डायरेक्शन होती है वो तो वेक्टर होता है, पता है? मैग्नीट्यूड तो हर किसी का होता है, बिना मैग्नीट्यूड के तो दुनिया में कुछ भी नहीं। हर किसी का मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ हर किसी के बेटा डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं। लेकिन जिनकी डायरेक्शन होती है उन्हें वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उन्हें स्केलर। जैसे बेटा ये वायर था, तो वायर की डायरेक्शन से हमें तो करंट की डायरेक्शन पता चल रही है। आपने बोला तो करंट की डायरेक्शन से एसी की है, लेकिन अगर इसी वायर को मैं टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन फिक्स। लेकिन यहाँ क्या होगा बच्चों, इसमें करंट गई, इसकी डायरेक्शन पहले इससे गई, फिर ये गई, फिर ये गई, बदल रही है बच्चों। तो करंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं है बच्चों, वो डिपेंड करेगी करंट यानी वायर पर। वायर से इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो इसको हम वेक्टर नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर फॉर्म। क्लियर है? तो करंट इक्वल टू Q अपॉन T, इक्वल टू Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज इक्वल टू होता है बेटा NE। Q क्या है बच्चों? चार्ज। N क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है बच्चों? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है बच्चों? टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, रो ऑफ चार्ज। ये सब एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगी ये सब छोटी छोटी चीजें। करंट की जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट वेलोसिटी के बराबर होती है। लाइट वेलोसिटी समझते हो? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड रहती है। यानी मैं बोलता हूँ एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 1 किलोमीटर की बात नहीं चल रही, 3 लाख एक सेकंड में, इतनी स्पीड होती है। समझ आ रहा है? बात कर रहे हैं ये नोट कर लिया किसी ने कि नहीं? फॉर्मूला भी जो नोट करना है आपको, वो करना है बेटा I इक्वल टू PQ या Q इक्वल टू NE अपॉन P। यूनिट कितना है? एम्पियर या दूसरी यूनिट बच्चों चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों?
कूलम, इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से, कूलम करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर जो करंट होता है सर, करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर नहीं होते? करंट का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट चार्ज में फ्लो होना होता है, वो भी पर सेकंड में। और ये बेटा बेटा समझ में सर आया? अगर हमें हाँ। करंट के ऊपर से डेफिनेशन लिखनी होगी तो सर हम क्या लिखेंगे फिर? करंट की डेफिनेशन है बेटा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर नोन एज करंट। ठीक है? ओके सर। एम्पियर बेटा एक साइंटिस्ट है, एंड्रू मैरे एम्पियर। इस साइंटिस्ट का नाम था बच्चों एंड्रू मैरे एम्पियर, जिसने इसके बारे में बताया था बच्चों। उसी के बेसिस पर इनकी यूनिट दे दी गई बेटा एम्पियर। क्या है? करंट की दूसरी यूनिट है बच्चों, यहां से डिपेंड करेगी। क्यू की यूनिट होती है बेटा कूलम, टी की यूनिट होती है बेटा टाइम यानी सेकंड, तो कूलम पर सेकंड भी बेटा करंट की यूनिट है बच्चों। ठीक है? बात कर रहे हैं दूसरा, करंट की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है बच्चों। करंट कैरिंग कॉइल वायर की जो डायरेक्शन होगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से फ्लो कर रहे होंगे बेटा, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी? करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर? बात कर रहे हैं बच्चों इसके बारे में, एक आध दो क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, I इक्वल टू बेटा Q अपॉन T। अगर बच्चों में टाइम 1 सेकंड ले लूं, चार्ज बेटा मैं 1 कूलम ले लूं, तो बेटा करंट क्या हो जाएगा? I इक्वल टू 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन पूछी जाती है बच्चों, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, वो या व्हाट मींस ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर से क्या समझते हो आप बेटा? तो व्हेन चार्ज फ्लो 1 सेकंड इन 1 कूलम इज इक्वल टू द 1 एम्पियर। जब बेटा 1 सेकंड के लिए 1 कूलम चार्ज फ्लो किया जाएगा, तो बेटा क्या होने वाला है? करंट बराबर होने वाला है 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इन करंट कॉइलिंग वायर या इन कंडक्टर, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर है? तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 एम्पियर का मतलब है कि आई की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब आई की वैल्यू कब बनाएगी बच्चों? जब क्यू की वैल्यू बनाए और टी की भी वैल्यू बनाए बच्चों। आपने क्यू की जगह 1 रख दिया, टी की जगह भी 1 रख दिया बच्चों, तो ओवरऑल आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो 1 एम्पियर का मतलब है बेटा व्हेन कंडक्टर 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज इक्विवेलेंट टू द 1 एम्पियर बच्चों। इसके अलावा बच्चों शायद आप लोग थोड़ा बहुत चीजें जानते हो, जैसे बेटा अगर कहीं पर 1/2 लिखा है
कहीं पर 1/10 लिखा है, 1/100 लिखा है, 1/1000 लिखा है। 1000 का मतलब 1/10⁻3। 1/10 लाख लिखा है मतलब 10⁻6। थोड़ा समझना बच्चों, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। 1/2 मतलब हाफ, और हाफ को बेटा बोलते हैं सेमी। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी। अगर कहीं पर 1/10 लिखा है बच्चों, तो इसे बेटा बोला जाता है डेसी। 1/10 लिखा है बच्चों 100, तो इसे बेटा बोला जाता है सेंटी। 1/1000 लिखा है बच्चों तो बोला जाता है मिली, और 10⁻6 लिखा है तो इसको बोला जाता है माइक्रो। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो। यानी कि बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पर इसके आगे बेटा एम्पियर लिख दिया जाए, जैसे बेटा कहीं पर इस तरीके से लिखा हो, मैंने लिखा 1 मिली एम्पियर। क्या लिखा? 1 मिली। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 10⁻³ एम्पियर। समझ में आया? छोटी यूनिट है। मैंने लिखा 1 माइक्रो एम्पियर, तो इसका मतलब है 10⁻6 एम्पियर। समझ में आ रहा है? कहीं पर भी इनमें से कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे 1 सेंटी एम्पियर, जो कि यूज नहीं होता नॉर्मली, ये दो टर्म यूज होते हैं क्योंकि इनके छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कम अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है बच्चे, सेमी तो हो जाता है। तो यहाँ लिख दो सेमी एम्पियर, तो आप क्या लिखोगे? 1/2 या 0.5 एम्पियर। ये नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए, करंट की बात चल रही है बच्चों, तो करंट को बेटा मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसे आप लोग बोलते हैं एमीटर बेटा। स्पेलिंग चेक कर लेना सही है, एमीटर। सही है? ठीक। और जब भी बेटा करंट को आपको मेजर करना होगा, तो जिस भी सर्किट का आप यूज करते हैं, एमीटर को हमेशा बेटा सीरीज में लगाते हैं। इट कनेक्ट्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल। हाँ, ये वाले, ये यू टाइप माइक्रो को, और 10⁻⁹ हो जाए तो नैनो, 12 हो जाए तो पिको, 10⁻⁹ नैनो बोला जाता है। 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻15 फर्मी। फर्मी FERMI। हाँ, लेकिन इतनी नीट नहीं है। आगे 11th में आओगे तो नीट पड़ेगी। 11th में पढ़ाया जाता है फर्मी, पिको, एक्सो, एक्टो, हेप्टो। ठीक है, चलो दोबारा बात कर रहे हैं बेटा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ये वाला, इसके बारे में बात करें। करंट को मेजर किया जाता है बच्चों एमीटर के द्वारा। एमीटर को बेटा जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में ही क्यों लगाया जाता है बच्चों, तो हम आपको बताएंगे आगे चल के जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। सीरीज में क्या होता है बच्चों, सीरीज में करंट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीरीज में करंट कैसा होता है? कांस्टेंट रहता है बच्चों। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है नीचे। अभी बताएंगे आप। अब बेटा मैं इस वाले पर एक दो क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ, ठीक है? इस फॉर्मूले पर कुछ एक दो क्वेश्चंस नोट करेंगे। ये नोट कर लिया करंट के बारे में सारी जानकारी। करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या है, 1 एम्पियर करंट क्या है, करंट को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे लगाया जाता है मीटर को, ठीक है? करंट बेटा सीरीज में कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रेजिस्टेंस स्टडी करेंगे तो रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम डेरिवेशन निकालेंगे रेजिस्टेंस की, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो बेटा है Q/T। अभी मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ NE/T। I equal to Q/T, I equal to NE, ठीक है? I equal to Q/T equal to NE/T। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। Calculate the amount of current. Calculate the amount of current when flow of charge (30 coulomb in 2 minutes. Calculate the charge of conductor when number of electron flow is 30. Calculate number of electron when charge flow is 1 coulomb. चल अब ये इसको 30 कूलम, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 30 कूलम यूनिट है बेटा चार्ज की। चलो देखते हैं, कॉपी पे दिखाओ, ऐसे नहीं बातों में नहीं चलेगा, बातों में नहीं, कॉपी में चेक करूंगा सर, नोट करिए, आगे मत बैठो। हाँ बेटा डेली विद फॉर्मूला, फॉर्मूला सभी लगाए, कुछ बच्चे फॉर्मूला नहीं लगाते डायरेक्ट करते, फॉर्मूला सभी अप्लाई करें। तीनों फॉर्मूला में यही फॉर्मूले लगेंगे दोनों ऊपर जो लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके से करें जो एग्जाम हॉल में, शॉर्टकट ना चले, बहुत चल रही है शॉर्टकट कोरोना में, मोबाइल ही तो चला है, लिखा कहाँ है कुछ, आदत पड़ गई सर। जी बेटा, सेकंड कैलकुलेट द चार्ज ऑफ कंडक्टर when is of electron flow is 30, number of electron 30 दिए हुए। जरूरत ही नहीं है टाइम की, करंट थोड़ी पूछा है, दिमाग लगाओ।
हाँ सेकंड में, एम्पियर के बाद सेकंड में चलती, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन सेकंड। नहीं आ रहा समझ में? 4 एम्पियर चेक करते हैं। 1 मिनट बोल रहे हैं तो ये सेकंड बोलो, सेकंड में कैसे कर सकते हो? चेक करते हैं सभी। हाँ ये एनसीईआरटी का ही है। 6.25 into 10 to the power 18 लिख लो। बहुत सारे को पता ही नहीं है। देखो आयुष ने अभी तक कॉपी, आयुष दिखाना बेटा, आयुष कॉपी दिखाना। मैं बेटा कॉल करवाते तेरे घर, अभी कौन बता देते हैं मैडम ये आयुष लिख नहीं रहा है, इसके घर पे बोला जाए क्या नाम है इसका? नहीं इसका कहाँ पे खाना खाएगा और उसको खाना ना दिया जाए उसके पेट में चला जाएगा। आप उसकी कॉपी में लिख रहे हैं। चलो एक एक से करते हैं, सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन बोल लेते हैं बेटा, क्या क्या दिया पहले देखना है। निकालना क्या बच्चों? करंट दिया क्या बच्चों? 30 कूलम चार्ज 2 मिनट। पहले का आंसर बच्चों, जब भी क्वेश्चंस करें गिवन में क्या है बच्चों? चार्ज कितना? 30 कूलम। टाइम कितना बच्चों? 2 मिनट। 2 मिनट कन्वर्ट टू सेकंड, 2 into 60 इक्वल टू 120 सेकंड। ठीक है बच्चों। करंट का फॉर्मूला Q अपॉन T। Q कितना बच्चों? 30। ये कितना बच्चों? 120। कितना आ गया? 1/4 एम्पियर। चेक करिए बच्चों। आगे बढ़े। 0.25 एम्पियर। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। ओके दूसरा, दूसरे में क्या पूछा बेटा? गिवन क्या है? कैलकुलेट द चार्ज ऑफ कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 30। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं n इक्वल टू 30। क्या निकालना है? q। q और n का कोई रिलेशन है? q और n का क्या रिलेशन है? q इक्वल टू n। q आपको निकालना है, n 30 है, e की वैल्यू सब लोग जानते हैं 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये हो जाएगा 48 into 10 to the power -19 कूलम चार्ज। क्या आप कर दो, कम क्यों कर रहा है? 4.8 करेगा तो 20 नहीं आएगा, 18 आएगा। हाँ चलो आगे बढ़े, सबका सही है। थर्ड वाला एनसीईआरटी का, ठीक है हटा दो। एक कौन सा समझ में आया? आंसर थर्ड क्या दिया बच्चे? 1 कूलम चार्ज दिया। Q इक्वल टू कितना दिया है? 1 कूलम। ठीक है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू क्या रखोगे? Ne। Q की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। N निकालना है, E की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 19 को ऊपर ले गए तो प्लस का हो जाएगा, इसको मैंने कर दिया 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस का 90, डेसिमल हटाओगे 0 बचा, एक पावर कम करके 0 और बढ़ा दो, n इक्वल टू 100 अपॉन 60 इंटू 10 टू द पावर 80, 16 का इसमें डिवीजन करोगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों। 116 नहीं है बेटा, इसके डेसिमल को हटाए 1/1.6, डेसिमल हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाए, नोट कर लीजिए। ये 80, ये 90, तो ये बेटा छोटा सा मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, अभी जाना नहीं, रुक जा भाई। जो टॉपिक बेटा किससे रिलेटेड था, केवल करंट, करंट किससे रिलेटेड है, चार्ज। अब बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा चार्ज करंट के बारे में हो। बेटा चाहे आप किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का ले लें, चाहे एरिया कम हो चाहे एरिया ज्यादा हो, उसके अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है बेटा वो सिमिलर रहता है, लेकिन कुछ कंडक्टर्स के अंदर बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर है बेटा, हर मेटल्स की इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की अलग अलग टेंडेंसी है। कोई बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कोई कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उस मेटल का वो करेक्टर बेटा तो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, क्या करता है, रेजिस्ट करता है, तो इसे बेटा बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, जो फ्लो ऑफ चार्ज का क्या करे, अपोज। और रेजिस्टेंस बेटा हर सब्सटेंस पे अलग अलग होती है बच्चों। तो रेजिस्टेंस बेटा आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं बेटा मेटल्स के अंदर, तो मेटल्स के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए उनके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होता है। बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में बेटा रेजिस्टेंस हाई रहता है, और इस रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसीलिए जितने भी इंसुलेटर हैं उन्हें हम, जितने भी नॉन मेटल हैं उन्हें हम बैड कंडक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा तो करंट फ्लो नहीं होगा। यही बात अगर हम मेटल या सेमीकंडक्टर्स की करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में कंपेयर टू द इंसुलेटर रेजिस्टेंस कम है, लेकिन कंपेयर टू द मेटल रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन जब हम करंट, जब इंसुलेटर में या हम सेमीकंडक्टर में या मेटेरियल में हीट देते हैं बच्चों, तो टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इन सेमीकंडक्टर राइज द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी इंक्रीज, दैट मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज। समझोगे तो समझ में आएगा। जैसे बेटा ये मेटल है, इस मेटल में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करंट फ्लो करोगे आसानी से हो जाए। ये बेटा नॉन मेटल है, इंसुलेटर है, जैसे हमने लिया वुड, इसमें बेटा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, करंट फ्लो करोगे करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मीन्स है कि इसमें रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज का जो अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को बेटा बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेरियल, नॉन मेटल, उसे बेटा बोलते हैं इंसुलेटर।
उससे कम किसमें होता है? सेल मेटल ऑयल। अब मेटल ऑयल को हम गर्म कर दो बेटा, हीट करना, तो हीट करने पर बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? कंडक्टर। तो ये कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया बेटा, सेमीकंडक्टर्स में मेटल ऑयल में हीट, या आप उसको हीट करोगे, टेम्परेचर राइज करोगे तो करंट क्या होगी? फ्लो होगी बच्चों। क्यों होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन यही क्वेश्चन मेटल में पूछ लिया जाए बच्चों कि जैसे ये मेटल है, करंट फ्लो हो रही है और इसको आप गर्म कर दें, हीट, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। मेटल्स में आप टेम्परेचर राइज करोगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी बच्चों। तो रेजिस्टेंस के बारे में, सर्किट के बारे में हम लोग आपको नेक्स्ट सत्र में बहुत डिटेल में करेंगे। सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ, ये सब हम नेक्स्ट सत्र में बताएंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन दिया। सर जी बेटा बोलो। सर आपने पिछले टाइम में क्या कराया था? पिछले टर्म पे 2 टॉपिक बेटा रह गए थे। एक तो एक कराया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और एक बताया था एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। सर आपने मेटलर्जी का आपने जो रिवीजन के कहा था वो आपने करा दिया क्या? क्या बेटा? आपने बोला था कि आप वो मेटलर्जी का रिवीजन करवाएंगे, आपने करवाया था क्या वो वो भी सब? कराया था, वो भी कराया था। ओके सर।
सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। वॉइस आवाज नहीं। क्या बेटा? हाँ वही बताना है। सर्कुलर एक्टिविटीज मतलब हाँ आज चल रहा है, खत्म हो गया क्या? चलिए पिछले टर्म पे तो रिवीजन करवाया था टेस्ट के लिए। उससे पिछले टर्म पे हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था और ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं। बस केवल हमने एक फॉर्मूला बता दिया है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी इज अ कैपिटल, अब क्या था बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2, भाई इधर सब पे लिख लिया। m1 और m2 बेटा दो मास बॉडी थी, उनके बीच की डिस्टेंस r थी बच्चों, तो उन पे लगने वाला फोर्स हमने बताया था आपको, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीपल ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ये बेटा हमने बता चुके हैं आपको। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा केपलर्स के बारे में। बच्चों केपलर्स नामक साइंटिस्ट ने बेटा क्या किया, जो हमारे प्लेनेट हैं बच्चों, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उनके बारे में उनसे रिलेटेड कुछ लॉ दिए बच्चों। उसके बेटा 3 लॉ हैं, तीनों लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है आपके में, लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में पहुंचते हैं बेटा तो उसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक एक करके हम तीनों लॉ को बताने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, तो अगर हम मान लीजिए बेटा ये सन है और इसके चारों तरफ जो अर्थ है बेटा वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है।
तो फर्स्ट लॉ जो बोला जाता है बेटा, फर्स्ट लॉ में बताया जाता है आपका बेटा कि जो भी बेटा प्लेनेट है वो बेटा रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, तो उनका जो पाथ होता है बेटा वो कैसा होता है बच्चों, एलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि अर्थ जो है हमारी बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है बच्चों, मतलब बिल्कुल, मतलब ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर नहीं है, थोड़ा कैसी है बेटा, ओवल से, या ऐसा बोल दो इसको इलिप्टिक, इस तरह की। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए बेटा सन फिक्स पोजीशन पर है, तो इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करेगी बेटा इसके चारों तरफ, तो उसका जो पाथ होगा वो बेटा कैसा होगा, इलिप्टिकल। तो जब अर्थ बेटा किसी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है बेटा, तो एक अगर हम सन की पोजीशन को एक पोजीशन फिक्स मान लें बेटा, तो उसके चारों तरफ वो जब रिवॉल्व करेगी तो उसका जो पाथ होगा बेटा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल, या मैं बोल दूं ओवल से, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। आप देख सकते हैं एवरी प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट है बच्चों, revolves around the sun in an elliptical orbitals with the sun situated at any one of the foci of the ellipse। जैसे आप कहीं पर भी कोई पोजीशन पर सन को फिक्स कर दीजिए बच्चों, अब इसके चारों तरफ जितने भी बेटा प्लेनेट्स हैं सब जो मूवमेंट करेंगे बेटा इसके चारों तरफ, उन सब की जो डायरेक्शन वो पाथ होगा वो कैसा होगा बेटा, इलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं होगा बच्चे। ऐसा क्यों, अभी हम आपको सेकंड लॉ से समझाते हैं, क्योंकि हाँ नहीं, क्योंकि हर प्लेनेट की जो डिस्टेंस है वो बेटा सन से अलग अलग है बच्चे। जो प्लेनेट सन के पास है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, रिवॉल्यूशन टाइम ड्यूरेशन है, वो कम रहता है बच्चों, और जैसे जैसे प्लेनेट सन से दूर जाता है उसका रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कम होता चला जाता है। सन के पास सबसे पास में कौन सा प्लेनेट है, मार्स की मरकरी, तो मरकरी का जो टाइम पीरियड है और उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद अर्थ। अब ध्यान से समझना बच्चों, अर्थ का टाइम ड्यूरेशन हम कितना मानते हैं, 1 ईयर, 365 डेज। यानी कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा जब इलेक्ट्रिकल पाथ में, तो पूरा पाथ का चक्कर लगाने में, सन का चारों तरफ रिवॉल्व करने में कितना टाइम पीरियड लगता है बच्चों, 365 डेज। लेकिन जो मरकरी है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, 88 डेज। क्यों, क्योंकि वो पास में। मैं एक बताने चाह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, नया ओपन करना पड़ेगा भाई, नहीं मैं बनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। लाल सूरज, ये मान लीजिए बेटा सन, बैकग्राउंड का कलर और क्या रखे बता, ठीक है कुछ भी कर दो। सबसे पास में कौन सा है बच्चों, फिर उसके बाद अब बच्चों ध्यान से देखो, अब जैसे मैंने इसको फिक्स कर दिया बच्चों, ठीक है ध्यान से समझना बच्चों, अब जैसे यहाँ पर कोई प्लेनेट, अब ये बेटा इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अर्थ की जो
स्ट्रक्चर है बेटा बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा उसे बोलते हैं ओवल शेप। तो अगर ये बेटा यहाँ से रिवॉल्व करते हुए जाएगा तो ये बोला जाता है बच्चों की जो अर्थ, जैसे मान लीजिए अर्थ ये बच्चों, और इसको रिवॉल्व करना है, यहाँ पे सन फिक्स है बेटा, तो जब ऐसे रिवॉल्व करता हुआ आएगा बेटा धीरे धीरे चारों तरफ से, इसको इस तरीके से इसके आगे चलता जाएगा बच्चों, तो जो बेटा प्लेनेट पास में है उसका सर्कुलर टाइम पीरियड, ये डिस्टेंस कम होगी इनके बीच की, इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी तो ये इसको रिवॉल्व करने में टाइम ड्यूरेशन कैसा लगेगा, कम, इसे हम बेटा बोलते हैं टाइम पीरियड। ये टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उसे बेटा बोला जाता है टाइम पीरियड बच्चों। तो बेटा जो प्लेनेट पास में होगा उसका रिवॉल्यूशन टाइम ड्यूरेशन कम होगा, जो प्लेनेट दूर होगा उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा बच्चों। लेकिन उसमें फिक्स है बेटा कि सन की जो लोकेशन है वो फिक्स रहेगी बच्चों। अब जैसे बच्चों जो दूसरा लॉ है आपका वो क्या बोलता है बच्चों, तो फर्स्ट लॉ में तो कुछ नहीं है बेटा, एवरी प्लेनेट अराउंड द जो भी मूवमेंट करेगा बेटा वो कैसी होगी, इलिप्टिकल, लैंग्वेज वाला है बेटा। लेकिन दूसरे की अगर हम बात करते हैं बच्चों, जैसे ये सन की बेटा पोजीशन, अब यहां से बेटा कोई, जैसे अगर हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, अर्थ के बारे में, यहाँ पर बेटा सन की पोजीशन फिक्स है। जब ये अर्थ यहाँ पर है बच्चों, मान लीजिए बेटा यहां से इसकी डिस्टेंस है मान लीजिए d1, टाइम कितना लग रहा है बच्चों, t। जब ये अर्थ यहां पर आ जाएगी बच्चों तो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी बेटा, कम, तो ये d2 मान लो, तो यहाँ टाइम कैसा लगेगा बेटा, t2, जो कि कम होगा बच्चों, यानी कि डिस्टेंस पास में होगी तो रिवॉल्यूशन टाइम कम लगेगा। लेकिन इनका जो सेकंड लॉ है वो एरिया पर डिपेंड करता है बच्चों। एरिया क्या बोलता है बच्चों कि मान लीजिए बेटा यहां से यहां तक का जो एरिया है बच्चों, और यहां से यहां तक का एरिया है बच्चों, अगर हम टाइम ड्यूरेशन सेम ले लें तो सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम एरिया कवर होता है। एरिया की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की नहीं बच्चों। अगर बच्चों डिस्टेंस दूर है तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम है टाइम ड्यूरेशन कम लगेगा। लेकिन अगर एरिया कवर की बात चलती है सेम टाइम, चाहे अर्थ कहीं पर भी हो बेटा, चाहे फार डिस्टेंस हो या बिलो हो बेटा, लेकिन एरिया कवर बाई सेम टाइम ड्यूरेशन बेटा हर जगह पर वो सेम होगा बच्चों। अगर मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है सन के पास में बिल्कुल, लेकिन एरिया जो है बेटा जैसे ये A1 एरिया, इतना ही एरिया आप यहाँ से कवर करें A2, तो उसके द्वारा जो टाइम पीरियड है मतलब एरिया जो है सेम टाइम में बेटा सेम एरिया कवर किया जाएगा, चाहे प्लेनेट कहीं पर भी हो बच्चे, चाहे कोई भी प्लेनेट, एक प्लेनेट फिक्स कर लो, लेकिन उसके द्वारा सेम टाइम पीरियड में जो एरिया कवर है बेटा, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो चाहे नियरेस्ट डिस्टेंस पर हो, एरिया कवर जो है, एरिया जो है वो फिक्स रहता है बच्चों। हाँ जैसे ये आपको लैंग्वेज पता, सेकेंड लॉ देखना बच्चों, इन द इलिप्टिकल ऑर्बिटल of the planet, the line joining of the center of planet, center of the sun sweep equal interval of time, मतलब उसके द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है सेम इंटरवल में वो सेम किया जाएगा बच्चों। लेकिन वो कैसी मोशन कर रहा हो, इलिप्टिकल, बेटा समझ ले। अगर कोई प्लेनेट बेटा सन की पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए और इलिप्टिकली वो मूवमेंट कर रहा है बेटा, तो इसके सेंटर से कवर किया गया एरिया सेम इंटरवल में चाहे वो कहीं पर भी हो बेटा सेम रहता है। इसी को बेटा हम बोलते हैं सेकंड लॉ। क्या बोलेंगे, सेकंड लॉ। इसको समझने के लिए जैसे मैंने अभी ये बेटा नेट वाला यूज किया, जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ बच्चों,
यहाँ पे थोड़ा देखना, इसको बेटा देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर हूं बेटा, ये लोकस, अब ये डिस्टेंस है बेटा डी। अब यहां से बेटा ये स्टार्ट हुआ, A1 से चलना स्टार्ट हुआ A2 तक, और ये एरिया कवर कर लिया मान लीजिए x मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। अगर बेटा यही यहां से स्टार्ट करे बच्चों, तो यहां से ये रेट जो है बेटा, ये पास में तो रिवॉल्व फास्ट करेगा बच्चों, लेकिन इसके द्वारा सेम इंटरवल में जो एरिया कवर किया जाएगा बेटा वो सेम होगा। मूवमेंट फास्ट होगी लेकिन एरिया सेम आएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस, ये जो एरिया बेटा वो बिल्कुल सेम आएगा, हालांकि स्पीड यहाँ पर कैसी हो जाएगी, इसकी फास्ट हो जाएगी। तो एरिया जो होता है बेटा वो कैसा होता है, सेम। एरिया की बात कर रहे हैं बच्चों। एरिया क्यों सेम होगा बेटा, ध्यान से देखें, अगर यहाँ डिस्टेंस कम है, एरिया क्या होता है बेटा, या तो हाइट इनटू विड्थ या हाइट इनटू बेटा डिस्टेंस, कुछ भी। तो अगर बेटा ये डिस्टेंस कम है तो ये वाला पाथ ज्यादा होगा, ये ज्यादा कवर किया जाएगा। ओवरऑल इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो एरिया जो होगा वो इसके और इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। यहाँ डिस्टेंस बढ़ रही है तो यहाँ डिस्टेंस कम हो रही है, तो इसके द्वारा ये जो कवर किया गया बेटा सरकमफेरेंस है वो कम होगा, लेकिन इसके द्वारा ज्यादा होगा बेटा। तो ओवरऑल दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो कैसा आएगा बेटा, इक्वल आएगा। टाइम नहीं, यही तो बोला, सेम इंटरवल। हाँ, सेम इंटरवल में, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ से बेटा यहाँ पर कोई प्लेयर सर्कुलर पाथ में मोशन हो रही, और यहाँ पर आपने 10 मिनट ले ली बच्चे। अब 10 मिनट में बेटा ये डिस्टेंस ज्यादा है तो कम कवर करेगा, लेकिन ये वाला कवर कम है, डिस्टेंस ज्यादा, तो इनका जो दोनों का रिजल्टेंट एरिया आएगा, और इधर बेटा यहाँ से ये डिस्टेंस कम है तो ये फास्ट चलेगा, लेकिन इसके द्वारा जो कवर किया गया जो चाप वो बेटा सरकमफेरेंस है वो कैसा होगा, ज्यादा। तो अगर सेम टाइम में यहाँ पर मैं 10 मिनट में चेक करें और यहाँ पर भी 10 मिनट में चेक करें तो दोनों की वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है। इसे ही बेटा बोलते हैं सेकंड लॉ। ठीक है, क्या नहीं, यही तो चेक किया गया इलिप्टिकली बच्चों। डिस्टेंस चेंज है, डिस्टेंस चेंज है तो रिवॉल्यूशन फास्ट होगा, स्लो होगा, लेकिन एरिया की वैल्यू सेम इंटरवल में सेम होगी। यहाँ पर बेटा ये जो कवर करने वाला पाथ है यहाँ टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर की जाएगी बच्चे, लेकिन हम बात कर रहे हैं एरिया की, ना कि डिस्टेंस की। डिस्टेंस कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम होगा बेटा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, लेकिन हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एरिया कवर्ड की बच्चों। तो सेम इंटरवल में सेम एरिया कवर्ड किया जाएगा जब प्लेनेट फिक्स फोकाई से होकर के इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो बच्चों। डिस्टेंस कौन जल्दी कवर, डिस्टेंस तो ये ज्यादा कवर करेगा बेटा, जो कम टाइम में बेटा ज्यादा कवर कौन करेगा, जिसका टाइम डिस्टेंस कम हो बेटा। फास्ट यहाँ पर मतलब ये है रिवॉल्यूशन फास्ट हो जाएगा, यहाँ पर रिवॉल्यूशन स्लो हो जाएगा। जैसे गर्मियों के दिन बड़े हो जाते हैं बच्चों क्योंकि वो दूर रहते हैं प्लैनेट्स, आपने देखा गर्मियों के दिन बहुत बड़े रहते हैं, दिन बड़े रात छोटी होती है टाइम ड्यूरेशन में, और सर्दियों में उल्टा होता है। अब धीरे धीरे हमारे दिन, जैसे 25 दिसंबर जिसे हम बड़ा दिन बोलते हैं, वहां से दिन बड़े होते धीरे धीरे, सॉरी दिन छोटे रात बड़ी होने लगती है बच्चों। तो पोजीशन पर है बेटा ये, हाँ फर्क पड़ता है बच्चों। बोलो बोलो क्या, केपलर ने वर्क किया बेटा इन पर प्लैनेट्स पर, मतलब रिवॉल्व करके देखा उनको चीजों को, एक मतलब लेबोरेटरी के अंदर बना के देखा। और ये तो नॉर्मल है, अपन भी दिमाग लगा सकते हैं बेटा, जहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर बेटा स्पीड कैसी हो जाएगी, कम, जहाँ डिस्टेंस कम होगी वहां स्पीड कैसी हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, तीसरे लॉ की बात करें।
नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा था। वीडियो देखना पड़ेगा वो बेटा, कौन सा ठीक है इसमें। नहीं, मैं थोड़ा लैंग्वेज, क्या कह रहे हैं? वीडियो नहीं, वीडियो पहले मैं देख लूंगा, लिंक कौन सी अच्छी है वो पहले देखेंगे। थर्ड पीरियड, थर्ड की बात करते हैं बच्चे। देखिए बच्चों, बात कर रहे हैं बेटा थर्ड लॉ की। अगर कोई बेटा, आवाज ना करें, अगर कोई बेटा प्लेनेट सर्कुलर पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहा है बेटा, तो उसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है बेटा, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की पावर के 3 के बेटा, यानी कि क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। जैसे बेटा, जैसे अपन यहाँ पर देखें, फॉर्मूला शायद आपके में ज्यादा यूज नहीं है इसमें। इम्पोर्टेंस ऑफ केपलर्स लॉ, थर्ड लॉ के बारे में ये रहा, ये बात है आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर आपके में फॉर्मूले का यूज नहीं है बच्चों, नहीं तो यहाँ बोलते हैं बेटा द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। अगर कोई बेटा प्लेनेट सन के अराउंड में बेटा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है बेटा, तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल बच्चों। यानी कि बच्चों यहाँ से, जैसे अपन ने अभी बात की, ये सन है और यहाँ से बेटा इसका जो ये बेटा इनके बीच की डिस्टेंस ये आर है, सेमी एक्सिस बेटा। तो आर जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर, आर की पावर क्यूब, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। इस पे जो क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है डायरेक्ट, आपको तो यहाँ केपलर्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपके इसमें सिलेबस में, लेकिन अगर दो क्वेश्चन जो बनता है बेटा, आप जब 11th में जाएंगे तो ये बोला जाएगा, मान लीजिए एक प्लेनेट यहाँ पर है, उसका टाइम पीरियड T1 है, उसकी सेमी डिस्टेंस कितनी है बेटा, R1 है, और दूसरा प्लेनेट यहाँ पर है जिसकी टाइम ड्यूरेशन T2 है और R इसकी बेटा R2 है। तो उनके बीच रिलेशन क्या होगा, T1 T2 की का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। अब क्या करते हैं, इन दोनों का टाइम पीरियड दे दिया, एक की डिस्टेंस दे दी, दूसरे का पूछ ले जाए। लेकिन ये आपके लेवल पे नहीं है बच्चे, आपके लेवल में केवल तीनों की डेफिनेशन याद करनी है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनी प्लेनेट अराउंड द सन द पाथ इज इलिप्टिकल। दूसरा क्या है बच्चों, एनी प्लेनेट अराउंड द इलिप्टिकल पाथ द सेम टाइम पीरियड एरिया इज सेम कवर्ड। थर्ड पीरियड में क्या बोलेंगे बेटा, थर्ड में बोला द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये तीन लॉ आपको याद करने हैं बच्चों, केवल डेफिनेशन। फॉर्मूला अभी केवल जिसपे क्वेश्चन किया है हमने वो है F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर बेटा, जिसको हमने बता दिया था बच्चों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉ में किसी को डाउट हो तो पूछिए। फर्स्ट लॉ क्या, केपलर्स लॉ पे, हाँ किसके, हाँ हाँ बता रहा हूँ, वो अभी आगे आएगा। वो जो इक्वेशन है ना वो अलग अलग आई, वो 3 इक्वेशन में बता, वो जब आएगा तब ग्रेविटी यूज करेंगे हम। नहीं, केवल ये याद करना है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये बेटा थर्ड लॉ का फॉर्मूला। क्या नहीं, ये नहीं करना, ये आपके में नहीं है, ये 11th क्लास में, 10th में, वो 9th में नहीं है बच्चों। इसमें केवल तीनों लॉ की लैंग्वेज याद करनी है। हाँ
ये तो ग्रेविटेशन का पहला पार्ट था, ये वाला F इक्वल टू G1 ये ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ, यही तो इंपॉर्टेंट था न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, केपलर्स लॉ अभी बता देंगे थोड़ा जल्दी। केपलर्स लॉ बेटा थियोरेटिकल है 9th क्लास में, और कोई भी रोल नहीं है सर आर का फुल फॉर्म क्या है? आर का बेटा ये डिस्टेंस है बेटा, सेंटर से लेकर के यहाँ के बेटा जहां पर वो प्लेनेट है बच्चों, वहां पर प्लेनेट के उसके सन के एक्सिस से लेकर के प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस है बेटा सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट बेटा बात करने जा रहे हैं बेटा यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन के कुछ पॉइंट। क्या चलिए बच्चों, हम लोगों ने बेटा आवाज ना करें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था बच्चों, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों जो हमने शुरुआत की थी। अगर बेटा दो मास बॉडी कहीं पर भी दुनिया में रखी हो, अगर एक मास बॉडी का मास m1 दूसरे का m2, तो इनके बीच में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स दोनों मास बॉडियों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बेटा इनकी डिस्टेंस की बात करें तो इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों इक्वेशन को मिलाया था हमने, तो बेटा इक्वेशन बन गई थी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), जिसको हमने बेटा बोला था ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ। अब इसमें बेटा इस लॉ का इंपोर्टेंस क्या है, उसमें बेटा कुछ कंडीशन है, फ्री फॉल, इसका मतलब क्या है बच्चों, तो एक एक करके हम बताना चाह रहे हैं बेटा, ध्यान से देखें। इंपोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। बेटा दुनिया में कहीं पर भी कुछ हो, हर बॉडी बेटा अर्थ से क्या है, बाइंड है बेटा। मैं कुछ भी करूं, अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूं चाहे कैसे भी फ्री करके, मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसे बेटा बोलते हैं फ्री फॉल। अगर आप फ्री फॉल करें तो बेटा एवरी ऑब्जेक्ट आर बाउंड इन अर्थ, द फोर्स दैट बाइंड अस द अर्थ, यानी कि अर्थ से हमें बेटा कोई फोर्स हमें क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है, जिसे हमें बेटा बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। हालांकि ये फोर्स बेटा माइन्यूट फोर्स होता है बच्चों, जिसका सेंटर होता है अर्थ का सेंटर बच्चों। जैसे ये बेटा अर्थ है, तो अर्थ का सेंटर ये है बच्चों, इस सेंटर पे फोर्स होगा 0, अदरवाइज अर्थ के किसी भी पॉइंट पे जाएंगे बच्चों फोर्स फील किया जाएगा, केवल अर्थ के सेंटर पे फोर्स नेग्लिजिबल होगा। हालांकि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ना के बराबर होता है बच्चों, जिसको हम फील नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और इसी फोर्स की वजह से बेटा अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है बेटा, द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, और इसी फोर्स की वजह से जितने भी प्लेनेट है बेटा वो अराउंड क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, टाइड्स क्या होते हैं, जितनी भी बेटा मतलब बोल सकते हैं वो तो अलग, वो जैसे ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, ये सब अर्थ और उसकी वजह से आते हैं। हाँ, उसकी वजह से जो लहरें आती है बेटा उनके बाद। तो ये कंडीशन बेटा किसकी, बेटा आवाज क्यों करती, ये कंडीशन किसकी वजह से है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। अब बच्चों एक कंडीशन है जिसको आपको समझना है,
उस कंडीशन का मतलब है बेटा फ्री फॉल। आप किसी भी हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा छोड़े, जैसे आइंस्टीन वाला फंडा, वो आइंस्टीन ने क्या किया था बच्चों? आइंस्टाइन वही नहीं, वो न्यूटन ने किया था बेटा। आइंस्टाइन का तो अलग आता है, उसमें एनर्जी के बारे में आता है।